मॉर्निंग एंड जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड डियर टीचर ऑल्सो। आज के इस वीडियो में मैं 30 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि चैप्टर फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 9 बीएसटी क्लास 12 का है। एंड ये 30 क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से एमसीक्यू के लिए, जो कि आप हम सब जानते हैं कि आजकल बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है एंड हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस फिनेंशियल मैनेजमेंट का तैयार कर लिया तो फिर आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट का एमसीक्यू के लिए कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है एंड आपके पास जो भी टाइम है उसको आप फोकस कर पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से। एक एक करके मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 आपके स्क्रीन पे क्लियरली मैंने शो किया है कि डिसीजन रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इज अ फाइनेंसिंग डिसीजन। यस, फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ही होता है कि किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से कितना अमाउंट रेज करना है, ये डिसीजन लेना। जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि किस सोर्सेस से, इक्विटी से, डिवेंचर से या फिर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से किससे कितना हमको पैसा रेज करना है, इसी डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। नंबर 2, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ कंसेप्ट व्हिच इंक्रीजेस द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स विद a change in the capital structure of a company. यस, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्चुअली एक कंसेप्ट है एंड ये कंसेप्ट बोलता है कि टू रेज मोर एंड मोर फंड फ्रॉम डिवेंचर्स। मीन्स अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर, ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेप्ट फंड को अगर इस्तेमाल करें तो क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे उतना ही रहेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ेगा नहीं। तो जब हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं बढ़ेगा एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट फंड डिवेंचर को इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो भी हमारा EBIT होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे इंटरेस्ट एंड टैक्स देने के बाद जो भी हमारा EPS बचेगा, अर्निंग पर शेयर, या फिर जो भी हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा, उसको मैं पहले वाले इक्विटी शेयर में शेयर करना पड़ेगा, पहले वाले इक्विटी शेयर में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू नहीं किया है तो क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवेंचर इशू करते हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट से पैसा उठाते हैं तो इक्विटी शेयर जो होल्डर्स होते हैं उनका प्रॉफिट ज्यादा होता है, उनको डिविडेंड मिलने का चांसेस ज्यादा होता है। सो इसी कंसेप्ट को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ कंसेप्ट व्हिच इंक्रीजेस द रिटर्न on equity share with a change in the capital structure of a company. Number 3, a long term investment decision is called a capital budgeting decision. Yes, long term investment decision को ही capital budgeting decision कहते हैं। capital budgeting decision का दूसरा नाम ही long term investment decision है। Number 4, financial management aims at, देखिए यहाँ पर 3 चीज दिया हुआ है। अगर आपको MCQ पूछा जाता है एंड MCQ में अगर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए रहते हैं और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन अगर आपको दिया रहेगा तो वही आपका करेक्ट होगा, या फिर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल डिसीजन एम्स एट, ऐसे पूछने के बाद आपको ये तीनों ऑप्शन दे के आपको चौथा ऑप्शन दिया जाए ऑल द अबव, तो उस सिचुएशन में आप ऑल द अबव करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम, ऑब्जेक्टिव ये तीनों ही है। सो क्या क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम से हम देखेंगे। नंबर 1, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड। यस, इंश्योर करेगा कि कंपनी में, बिजनेस को फंड अवेलेबल रहे जब भी उसका रिक्वायरमेंट हो। नंबर 2, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, जो भी फंड्स का रेस करने का जो कॉस्ट है उसको कम करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। एंड नंबर 3, इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स रेस किए गए मार्केट से उसको इफेक्टिवली डेवलप करना है। नंबर 5, नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यस, जब भी हम अपने बैलेंस शीट में टोटल करंट एसेट से माइनस करेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज को तो वही हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होता है। सो हम उसको अगर कैलकुलेट करने के लिए आपका 1 मार्क्स का है कि नेट वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर आपको कुछ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का फिगर दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना, तो आप सिंपली करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आपका नेट वर्किंग। नंबर 6, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द मेन डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड टीचर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन सा डिसीजन लेना है तो आप वहां पर बताएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजर को 3 डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजर को कौन सा सबसे मेन डिसीजन होता है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर लेता है तो वहां पर आप बताएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नंबर 7, फाइनेंसिंग डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड
इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, नंबर बी फ्लोटेशन कॉस्ट। यस, फाइनेंसिंग डिसीजन ये दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। इन दोनों को छोड़ के भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे फाइनेंसिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होता है। और फ्लोटेशन कॉस्ट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। तो मैं बता दूं, जब भी हम लोग पैसा रेस करते हैं मार्केट से, जब भी फंड रेस किया जाता है, तो रेस करने में जो ब्रोकरेज या फिर कमीशन वगैरह जो हम लोग पेड करते हैं उसी को फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। नंबर 8, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज टोटल करंट एसेट्स। इसमें कुछ बताने का है नहीं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को ही टोटल करंट एसेट्स कहते हैं। एंड टोटल करंट एसेट्स से अगर हम टोटल करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो नेट वर्किंग कैपिटल आएगा, वो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस विच लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस। यस, करेक्ट बात है। अगर हम फिनांस रेस करें बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर जितना हम इशू करेंगे तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ेगा, और जितना हमारा इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा इट मीन्स हमारा कंपनी का बिजनेस का ओनर बढ़ेगा। मीन्स क्या, कंट्रोल हम और ज्यादा हाथों में सौंप रहे हैं। तो इक्विटी शेयर अगर हम इशू करते हैं तो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो और ज्यादा हाथों में डाइल्यूट होने लगता है। नंबर 10, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटेन्ड अर्निंग। यस, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मींस कंपनी ने जो प्रॉफिट को कमाया है उसी को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर हम कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्योंकि इसमें ना ही मुझे डिविडेंड देना होगा, ना ही मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि हमें डिवेंचर पे देना पड़ता है। नंबर 11, बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड टू। यस, बिजनेस फाइनेंस का ज़रूरत पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, एंड उसका ज़रूरत इन तीनों चीज़ के लिए पड़ता है। इस्टेब्लिश अ बिजनेस, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, रन का मतलब ऑपरेट करने के लिए। एंड नंबर 3, एक्सपैंड अ बिजनेस। सो अगर आपसे पूछा जाए बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड करके ये तीनों ऑप्शन दे के अगर चौथा ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि ऑल द अबव, तो वहां पर आप ऑल द अबव करेंगे। या फिर अगर आपसे कुछ और ऑप्शंस दे के इन तीनों में से एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा अगर एमसीक्यू में, तो इन तीनों में से जो ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 12, ट्रेडमार्क इज नॉट टेंजिबल एसेट्स। यस, ट्रेडमार्क एक टेंजिबल एसेट्स नहीं है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिसको हम लोग देख पाएं या फिर उसको हम लोग टच कर पाएं। ट्रेडमार्क को टच नहीं किया जा सकता। नंबर 3, फिनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट। यस, फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो एम होता है, किसी भी कंपनी के फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो एम ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये तीनों ही होता है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसको कम करना। कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, जो मेरा फिनेंशियल रिस्क है उसको कंट्रोल करना। एंड नंबर 3, अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, जो फंड्स मैंने मार्केट से रेस किया है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करना, उसको इफेक्टिव यूज में लाना। नंबर 14, प्राइमरी एम ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज। एक फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्राइमरी मेन एम ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो ये तीनों ही होता है। मैक्सिमाइज करेगा शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सो आप अच्छे से देख कर रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है अलग अलग और भी ऑप्शंस देके एमसीक्यू में। बट अगर आपके उन चारों ऑप्शंस एमसीक्यू ABCD उन चारों ऑप्शन में से ये तीन में से कोई भी एक ऑप्शन नजर आए तो आप इसी को टिक करेंगे। एंड आपको ऐसे भी किया जा सकता है कि वो तीनों ऑप्शन देके एक चौथा ऑप्शन हो ऑल द अबव, तो वहां पर आप उस सिचुएशन में ऑल द अबव को टिक करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये तीनों ही होता है। नंबर 15, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट्स। यस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ही होता है कि जो मैंने पैसा को रेज किया है, फाइनेंसिंग डिसीजन लेके मार्केट से जो मैंने पैसा को रेज किया है, उस पैसे को, उस फंड को कैसे मेरे को इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, शॉर्ट टर्म एसेट्स में। तो ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म एसेट्स में या कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म एसेट्स में, इसी को इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। नंबर 16, परचेजिंग अ न्यू मशीन टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन को ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। सो अगर मैंने एक मशीन परचेज किया है और एग्जिस्टिंग मशीन को रिप्लेस किया है, तो ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है, इसलिए इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नंबर 17, द साइज ऑफ एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑल आर अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यस, जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेंगे मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजन लेंगे, सो कितना एसेट्स का साइज होगा, कितना मैं इन्वेस्ट करना होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये सब कुछ इफेक्ट होगा मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, या फिर उसको हम लोग
कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। नंबर 18, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस अफेक्ट्स द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। यस, वर्किंग कैपिटल डिसीजन मीन्स जो डे टू डे ऑपरेशन का जो डिसीजन होता है, तो ऐसे डिसीजन लेंगे तो हम लोग अगर ऐसे हम ले रहे हैं तो कंपनी के पास जो लिक्विड कैश है वो इससे अफेक्ट होगा और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट होगा। इसीलिए इसका इसीलिए नंबर 18 में लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन से क्या इफेक्ट होता है एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजन से क्या इफेक्ट होता है। तो मैं बता दूं, अगर आपको ये लिक्विडिटी लिखा वर्ड नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि वो वर्किंग कैपिटल डिसीजन का बात कर रहा है। अगर साइज ऑफ एसेट्स, क्वांटिटी ऑफ एसेट्स, क्वांटम ऑफ एसेट्स, ये सब अगर बात करें तो आप समझ जाएंगे कि वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन का बात कर रहा है। नंबर 19, देव हैज टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी इन हिज हैंड। देव के पास दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड बी। द सेम अमाउंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन बोथ द प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट ए एंड बी में जो रिस्क फैक्टर है, जो फिनेंशियल रिस्क है, वो दोनों में ही सेम है। इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी इज 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रोजेक्ट ए इज लाइकली टू बी सिलेक्टेड। ये बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था कि अगर एक इंसान के पास दो प्रोजेक्ट है ए और बी और दोनों प्रोजेक्ट में रिस्क फैक्टर सेम ही है एंड प्रोजेक्ट ए से 20% मिल रहा है एंड प्रोजेक्ट बी से 15% मिल रहा है, तो कोई भी इंसान प्रोजेक्ट ए को ही सिलेक्ट करेगा। सो इट इज वेरी इजी। Number 20, financing decision is about the quantum of finance to be raised from various long term sources. Yes, financing decision हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। financing decision का मतलब ही होता है कि कितने क्वांटिटी फिनांस मुझे रेस करना है और किस किस सोर्स से रेस करना है। सो नंबर 21, the inability of a business to meet its fixed financial obligation like payment of interest is known as financial risk। अगर एक कंपनी अपने फिक्स्ड फिनेंशियल ऑब्लिगेशन जैसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर मीट नहीं कर पा रहा है तो कहा जाएगा कि वो बिजनेस में फिनेंशियल रिस्क आ गया है। एंड नंबर 22, the overall financial risk depends upon proportion of debt in the total capital। yes, financial risk, actually financial risk का मतलब ही होता है कि जो हम डिवेंचर वगैरह पे जो इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करते हैं उसी को financial risk कहते हैं। सो मेरे कंपनी में कितना financial risk होगा ये तो डिपेंड करता है कि मेरे कंपनी में डिवेंचर कितना है या फिर proportion of debt। proportion of debt means ratio of डिवेंचर कितना है। नंबर 23, financial decision determines the overall cost of capital and the financial risk of the enterprise। yes, financial decision का मतलब ही होता है कि मैं डिसीजन लूं कि मैं कितना फिनांस रेस करूंगा मार्केट से एंड किस किस सोर्स से रेस करूंगा। मतलब मैं इक्विटी से कितना पैसा उठाऊंगा, मैं डिवेंचर से कितना पैसा उठाऊंगा या फिर अदर सोर्सेज ऑफ फिनांस से मैं कितना पैसा उठाऊंगा एंड टोटल मेरा ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। सो ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का ऑब्वियसली अफेक्ट होगा फिनांसिंग डिसीजन से एंड फिनांसिंग डिसीजन में मैंने डिवेंचर का रेशियो कितना रखा है उस रेशियो पे डिपेंड करता है कि फिनेंशियल रिस्क कितना होगा। सो फिनेंशियल रिस्क इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय फिनांसिंग डिसीजन। नंबर 24, डिवेंचर इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल विच शुड नॉट बी सिलेक्टेड बाय अ बिजनेस इफ इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इट्स हाई। अगर एक कंपनी का पहले से फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स क्या होता है, जितने भी फिक्स्ड चार्जेस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को भी हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। सो अगर एक कंपनी का पहले से फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो कंपनी फिर डिवेंचर की तरफ जाएगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर कहा हुआ है कि डिवेंचर इज द सोर्स ऑफ कैपिटल विच शुड नॉट बी सिलेक्टेड। अगर ऑन द अदर हैंड अगर किसी कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट पहले से कम है तो वो कंपनी फिर मार्केट से पैसा रेस कर सकता है थ्रू डिवेंचर। नंबर 25 एंड 26 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर क्योंकि 25-26 में दो कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूँ। विद द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज राइजिंग अ कंपनी में इशू इक्विटी शेयर इन ऑर्डर टू मीट इट्स फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। यस, सबसे पहले मैं बता दूं स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक कंसेप्ट है जो बताता है, यहाँ पर ये कंसेप्ट एक्चुअली इन्वेस्टर लोग यूज करते हैं टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ करंट स्टॉक एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ पास्ट स्टॉक। मीन्स अभी करंट में करंट सिचुएशन में स्टॉक का प्राइस कितना है, इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है मार्केट में, वो इन्वेस्टर कंपेयर करते हैं पास्ट प्राइस के साथ विद द हेल्प ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। सो अगर अभी स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज राइजिंग मींस अभी अगर इक्विटी शेयर का वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छा है, सो कंपनी में इशू इक्विटी शेयर इन ऑर्डर टू मीट इट्स फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। नंबर 26, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बियरिश अ कंपनी में डिपेंड अपॉन डिवेंचर्स इन ऑर्डर टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि स्टॉक मार्केट दो टाइप के हो सकते हैं।
या तो बुलिश हो सकता है या फिर बेयरिश हो सकता है। बुलिश का मतलब होता है कि इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द स्टॉक टू बी राइज, एंड बेयरिश जो कि हमारे यहाँ 26 नंबर में नजर आ रहा है, बेयरिश का मतलब होता है दैट इन्वेस्टर विल बी एक्सपेक्टिंग दैट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक विल फॉल। सो अगर स्टॉक का वैल्यू, अगर इक्विटी शेयर वगैरह का वैल्यू मार्केट में फॉल होता है तो कंपनी डिवेंचर से ही पैसा रेज करेगा। तो सिंपल सा बात है, इसलिए मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज बेयरिश, बेयरिश मीन्स वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीजिंग, means what investor is thinking, a company may depend upon debenture in order to raise the required fund. Number 27, dividend decision is the financial decision which relates to disposal of profits. Disposal of profit means distribution of profits या फिर distribution of dividend among the equity shareholders. So dividend decision का मतलब ही होता है कि decision लेना कि how much of the profit will be retained in the business as retained earning and how much of the profit will be distributed among the shareholder as dividend. So profit को disposal करना ये decision dividend decision होगा. Number 28, operating cycle, ये बहुत important है. Operating cycle is that time duration starting from procurement of goods or raw materials and ending with the sales realization. मतलब जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हम उससे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद उसको हम लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं, एंड क्रेडिट सेल करने के बाद फिर जब हम क्रेडिट को रियलाइज करते हैं, मतलब सेल्स को रियलाइज करते हैं, हमको पैसा मिल जाता है, तो कहा जाता है एक पूरा ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होना। सो ऑपरेटिंग साइकिल प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है एंड रियलाइजेशन ऑफ सेल्स पे खत्म होता है। उसी चीज को यहाँ कहा गया है कि ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ड्यूरेशन, एक पूरा ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब जब मैंने रॉ मटेरियल्स को खरीदा वहां से लेकर जब मैंने सेल करके मुझे पैसा मिल गया, वहां तक पूरा जो एक साइकिल होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। Number 29, a business is likely to declare high dividends if the tax rates are relatively lower. ये बहुत आसान सा है कि अगर कंपनी को कम अगर रेट ऑफ टैक्स बहुत कम है, कंपनी को कम टैक्स देना है, मतलब कंपनी के पास पैसा बचेगा, तो उस बचे हुए पैसे से, उस बचे हुए प्रॉफिट से कंपनी डिवेंचर को पे इंटरेस्ट पे कर सकता है। सो अगर रेट ऑफ टैक्स काफ़ी कम है, अगर कंपनी को कम टैक्स पेमेंट करना है, तो कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर ज़्यादा कर सकता है या फिर कंपनी डिवेंचर से पैसा उठा सकता है। दोनों सिचुएशन यहाँ पर हो सकता है। नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस का फ्यूचर में जितना भी फिनांस रिलेटेड डिसीजन लेना है, वो सारे डिसीजंस को पहले से प्लानिंग करना, उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। थैंक यू।